हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है ना बच्चों? तो आप अपने पेन पेंसिल नोटबुक के साथ तैयार रहिए। जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे, खुद से अपने आप से सॉल्व करने की पहले कोशिश करा करिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों, जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम निकालना है, फिर उनको मेरे को क्या करना है, ऑर्डर में रखना है। अब बच्चों देखो, ये जो दे रखी है मेरे पास, ठीक है, ये दे रखे हैं मेरे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या दे रखे हैं? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस दे रखा है मेरे पास। ठीक है ना बच्चों? अब मेरे को इसमें क्या करना है, इसमें मुझे इन सब फॉस्फोरस की क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और फिर मेरे को उनको ऑर्डर में रखना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं आपको बाई स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बाई स्ट्रक्चर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आप ना जब भी आप फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड का जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हो ना, तो उन स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन रहती है कि जब आपके पास फॉस्फोरस होगा और फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, यानी कि ये वाली जो पार्ट होगा स्ट्रक्चर के अंदर, ये कॉमन रहेगा। ये कैसा रहेगा? कॉमन रहेगा हर ऑक्सी एसिड के अंदर। ठीक है ना? तो जैसे कि ड्रॉ करते हैं, देखो पहला जो मेरे पास है, पहला है मेरे पास क्या, H3PO2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला पार्ट बना लूंगा P डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? ये बना लूंगा। देन मेरे पास अब एक ऑक्सीजन और बच गई। ठीक है, अब मेरे पास तीन हाइड्रोजन के एटम है, तो मैं एक ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दूंगा और एक मैं इसके साथ लगा दूंगा और एक मैंने लगा दिया इसके साथ। ठीक है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, आपको एक चीज पता होगी कि जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू फॉस्फोरस, और जो फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू H। ठीक है ना? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब बच्चों देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। और इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, इसकी वजह से आएगा +2 चार्ज। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या आएगा, +1। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इनकी वजह से, इन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर आएगा कितना, -2 चार्ज आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फॉस्फोरस पे ये जो पार्ट आया, ठीक है, फॉस्फोरस के ऊपर जो ओवरऑल जो चार्ज बचा, जो फॉर्मल चार्ज होगा, वो कितना बचा यहाँ पर, वो बचेगा मेरे पास +1। और वही मेरे पास क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉस्फोरस एटम जो है मेरे पास इसके अंदर, वो कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास =1। ठीक है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, दूसरा है जो दे रखा है वो कौन सा है, H3PO4। ठीक है, तो इसका भी ड्रॉ करता हूँ। देखो बच्चों, ये तो कॉमन ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 है, तो ये मैं सिंगल सिंगल से ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ। ठीक है ना बच्चों? मैंने जोड़ दिए। अब देखो, सारे के सारे फॉस्फोरस से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, फॉस्फोरस से। तो सब पे इसकी सब ऑक्सीजन की वजह से इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो देखो, इसकी वजह से दो, इसकी वजह से दो प्लस चार्ज, इसकी वजह से 1, इसकी वजह से भी 1, और इसकी वजह से भी 1। तो जो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज बनेगा फॉस्फोरस के ऊपर, वो कितना बना, बना मेरे पास कितना, यहाँ से देखो ये बच्चों, यहाँ बनेगा कितना ओवरऑल, यहाँ बना मेरे पास +5। ठीक है ना? क्या बना, +5। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑफ फॉस्फोरस एटम के अंदर, यहाँ पर इस वाले ऑक्सी एसिड के अंदर कितना आया, मेरे पास आया +5। ठीक है ना? क्या आया, +5। अब देखो तीसरा जो दे रखा है, वो दे रखा है, थर्ड वन जो दे रखा है वो दे रखा है H3PO3।
ठीक है ना। तो देखो इसका भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये तो मेरे पास कॉमन पार्ट रहेगा। अब मेरे पास 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक और लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक मैंने और लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, और एक मैंने इसके साथ जोड़ दिया। देखो इसकी वजह से यहाँ पर +2 आएगा बच्चों, इसकी वजह से आएगा यहाँ माइनस वो +1, इसकी वजह से भी क्या आएगा +1, और बच्चों इसकी वजह से आएगा -1। ठीक है ना। तो जो ओवरऑल यहाँ पर बनेगा, ओवरऑल, ठीक है, जो चार्ज इस पर डेवलप्ड होगा, फॉर्मल चार्ज फॉस्फोरस के ऊपर, वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास कितना, +3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है, फॉस्फोरस एटम के अंदर, ठीक है, फॉस्फोरस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फॉस्फोरस एटम की, इस ऑक्सी एसिड के अंदर वो कितनी होगी, हो जाएगी +3। ठीक है ना बच्चों। अब जो फोर्थ दे रखा है बच्चों, फोर्थ दे रखा है H4P2O6। ठीक है। अब बच्चों देखो इसको इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब दो दो मेरे पास फॉस्फोरस है, तो दोनों को मैंने क्या काम करा, इस तरीके से लगा दिया, ये तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 मेरे पास दे रखे हैं क्या, ऑक्सीजन एटम, तो मेरा एक यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया, और एक मैंने यहाँ लगा दिया, और एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरे पास कितने दे रखे हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, और मैंने इसको बीच में फॉस्फोरस फॉस्फोरस जोड़ दिया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, तो यहाँ से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ठीक है ना। तो इस बॉन्ड की वजह से देखो, ये जो बॉन्ड है फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में, इस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तो देखो इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर कितना आएगा, +2, और इसकी वजह से कितना आएगा, +1, और इस वाले की वजह से आएगा +1। सेम इसी के अंदर होगा, इसकी वजह से +2, यहाँ पर आएगा +1, और यहाँ आएगा +1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल के, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ फॉस्फोरस एटम की, ठीक है, इस ऑक्सी एसिड के अंदर वो कितने आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास +4। ठीक है ना। तो बच्चों अब मेरे को रखना है इनको ऑर्डर में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर आई है, इस वाले के अंदर आई है, यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई है फॉस्फोरस की, वो मैं अगर ऑर्डर बनाता हूँ, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा मेरे पास H3PO4। ठीक है। देन उसके बाद आएगा मेरे पास H4P2O6। ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, देन उसके पास आएगा मेरे पास H3PO3। ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, H, कौन सा, H3PO2, H3PO2। ठीक है। इसके अंदर कितनी थी मेरे पास, इसके अंदर थी मेरे पास +5। इसके अंदर कितनी आई थी बच्चों, वो आई थी +4। इसके अंदर कितनी आई थी, वो आई थी +3। और इसके अंदर कितनी आई थी, इसके अंदर आई थी +1। ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा, जो कि मेरे ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम। ठीक है ना। तो ये मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये क्वेश्चन IIT JEE 2001 का है। ठीक है। ये 2001 का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है। अब उस रिएक्शन में आपको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा C3ClO-। ठीक है। एक्वस, अगर यहाँ से मैं रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ClO3- एक्वस +2Cl- एक्वस। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, ठीक है, इस वाले के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ क्लोरीन की, तो कितनी आएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, किसके अंदर, ClO- के अंदर। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूले से निकालूंगा तो कितना आएगा, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, -2 इक्व टू कितना आ जाएगा, -1। तो एक्स इक्व टू कितना आ जाएगा बच्चों, +1 आ गया मेरे पास। तो इसके अंदर जो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, वो है +1। अब मैं निकालता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम, किसके अंदर, वो निकालता हूँ ClO3- के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं x मान लेता हूँ, -2 × 3, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ठीक है। इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +5।
ठीक है, कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ये आ गया मेरे पास +5। अब सेम निकालता हूँ मैं इस वाले के अंदर। ठीक है, मैंने इसके अंदर निकाल ली, इसके अंदर निकाल ली, अब मैं सेम निकालता हूँ इसके अंदर। अब देखो Cl माइनस जो है, ठीक है, अब Cl माइनस है तो इस पे तो मेरे पास ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है, ठीक है, वो आ जाएगा -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इसमें जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 दे रखी है। ठीक है ना, -1 दे रखी है। अब देखो बच्चों इसमें एक चीज देखने वाली है, ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही थी, यहाँ आ रही थी इसकी कितनी, +1। यहाँ पर कितनी आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी इसकी +5, और यहाँ कितनी है, यहाँ -1। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्लोरीन एटम +1 से यहाँ जा रहा है +5 के अंदर, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये -1 के अंदर। तो बच्चों देखो एक टाइम पर इसका क्या हो रहा है, ठीक है, अब देखो मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं इस तरीके से इसको लिख के समझाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ClO माइनस एक्वस, ठीक है, और यहाँ से गया मेरे पास कितना, ClO3 माइनस एक्वस, और गया था +Cl माइनस, ठीक है। तो देखो बच्चों ये था ना, हाँ ठीक है ना, तो ये था मेरे पास, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, जबकि स्टोइकोमेट्री का यहाँ कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई थी, +1, यहाँ पर कितनी निकल के आई थी, +5, और यहाँ कितने निकल के आई थी, -1। तो देखो +1 से मेरे पास ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मेरे पास +5 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यही मेरे पास यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ +1 से -1 जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो ये ऐसी रिएक्शन है जहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है विद इन अ सेम केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उनको वो बोलता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलता हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो कि IIT JEE 1999 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें हमसे पूछा है नॉर्मलिटी क्या होगी जबकि मेरे पास फॉस्फोरस एसिड की मोलरिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो जो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है मेरे पास, पहले वो लिख लेता हूँ बच्चों। गिवन क्या है, गिवन है मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ H3PO3 कितनी दे रखी है, वो दे रखी है मेरे पास 0.3 मोलर, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी, ठीक है, ऑफ H3PO3 की क्या होगी, मुझसे ये पूछा है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी, मोलरिटी। तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका n फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ये n फैक्टर इसका कैसे निकालूंगा, ठीक है, अगर मेरे पास ये है n फैक्टर निकालना है मेरे को, n फैक्टर ऑफ H3PO3, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सी एसिड जब बना रहे होगे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो देखो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ये पार्ट तो कॉमन आएगा, पी डबल बॉन्ड हो, ये तो कॉमन ही रहेगा। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 2 ये हो गए, एक मैंने ये लगा दिया और ये खाली बच गया। अब मेरे पास हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, मेरे पास है 3, तो मैंने एक किसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ। अब देखो बच्चों यहाँ पर एन फैक्टर जो होगा वो होगा मेरे पास कितने नंबर ऑफ H प्लस आइन ये ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस की दे सकती है, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। अब देखो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, बट ये तीनों हाइड्रोजन एटम नहीं देगा, ये हाइड्रोजन एटम वही रिलीज करेगा जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, तो वो है 2। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा बच्चों इक्वल्स टू 2, ठीक है। जो डायरेक्ट अटैच होता है ना एच एटम फॉस्फोरस के साथ, वो कभी भी वो उसको रिलीज नहीं करता, ठीक है, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि जो H प्लस आयन जो डिसोशिएट होंगे यानी ये रिलीज करेगा,
वो सिर्फ वही एच एटम होंगे जो कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है। वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा ये, जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो होगा H, ये हमारे पास नहीं देगा, ठीक है। ये वाला डिसोशिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सिंपली फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरे को पुट करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो मैं निकालता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर कितना आया 2, इन टू मेरे पास मोलिटी कितनी है 0.3, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6 नॉर्मल, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखे है मेरे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब मेरे को उस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, और देन बैलेंस करने के बाद जो उसके कोफिशिएंट आने आएंगे वो मेरे को बताने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन जो गिवन है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से आ रहा है Mn2 प्लस प्लस CO2 और प्लस H2O। ये मेरे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, वो सॉरी +7, +7 से ये जा रहा है मेरे पास +2 के अंदर। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है मेरे पास रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर यहाँ मैं निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कार्बन की +3, और +3 से ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मेरे पास +4 के अंदर, किसके अंदर +4 के। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। यानी +3 से यहाँ कहाँ जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जैसे निकाल लो, जैसे अगर मैं मान के चलूँ इसमें निकाल लूँ इसकी, तो कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूले से x माना 2x, प्लस का क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 इक्व टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 2x -8 -2 यहाँ से आ जाएगा। तो x इक्व टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा +3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कार्बन की, कार्बन की इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब इसको मेरे को सिर्फ बैलेंस करना है। तो बच्चों मैंने आपको बैलेंस करने की एक अच्छी ट्रिक बता रखी है कि सबसे पहले आप इसको 2 हाफ में तोड़ लीजिए, देन इनको ऐड किए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। क्या लिखता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ लिखता हूँ। तो मैंने पहले ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट ले लिया, तो उसमें क्या था, यहाँ पर आता C2O4 2 माइनस से कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था मेरे पास CO2 के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैलेंस करूँगा एटम्स। तो यहाँ पर कितने एटम्स है, यहाँ पर कार्बन के 2 हैं, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, बट अब यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अब ये जो मेरा ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट था वो बैलेंस हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ सब, अब इसके बाद लिखता हूँ मैं क्या, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। तो जो रिडक्शन हाफ आएगा, अब रिडक्शन हाफ में क्या था मेरे पास, वो था MnO4 माइनस, ठीक है। वो किसके अंदर जा रहा था बच्चों, वो जा रहा था मेरे पास किस में, Mn2 प्लस के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक Mn है, यहाँ भी एक Mn है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम करने के लिए यहाँ मैं 4H2O ऐड कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ 4H2 ऐड किए, तो यहाँ पर मेरे को ऐड करने पड़ेंगे 8H प्लस, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एटम बैलेंस हो गए बच्चों, अब मुझे सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ ओवरऑल कितना चार्ज है, +2 है। अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कितना प्लस के 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि सच दैट चार्ज भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरे पास 2 हाफ निकल के आई हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब मैं इनको क्या करूंगा, इसको मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने मारा इक्वेशन सेकंड। अब मैं इनको ओवरऑल ऐड कर दूंगा, ओवरऑल ऐड करने के बाद मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन आएगी। अब ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आने का एक रूल होता है कि जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल लिख रहा हूँ तो वहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे,
2 से। ठीक है, जब मैं इसको 2 से यहाँ पर 5 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन आएगी बच्चों, मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास, मान के चलिए यहाँ पर आएगा मेरे पास 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस के 16H+, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 5C2O4 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड, अब मैं प्रोडक्ट साइड का लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2Mn2 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 8H2O, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 10CO2। अब देखो ये मेरे पास बच्चों ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ गई जो कि एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, कैसी है ये मेरे पास बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ गई। तो बच्चों अब मुझसे देखो, अब सबके कोफिशिएंट आ गए मेरे पास। अब देखो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि मेरे को कोफिशिएंट बताने, तो MnO4 माइनस के कितने कोफिशिएंट है, वो आगे मेरे पास 2 आ गए ना, तो MnO4 माइनस के 2 मेरे पास कोफिशिएंट है, तो इसमें 2 कहाँ पर है, एक इधर है ए में और एक डी में, ठीक है। अब मेरे पास C2 जो ऑक्जेलेट है, ठीक है, ये ऑक्जेलेट है, इसके कोफिशिएंट कितने आए थे, ऑक्जेलेट के कोफिशिएंट आए थे 5, ठीक है ना, तो यानी ऑक्जेलेट के कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पर ऑक्जेलेट के कोफिशिएंट कितना 16, तो यहाँ पर देखो ये वाला आंसर मेरे पास ठीक हो जाएगा। और देखो H प्लस कितने थे 16 थे, तो यहाँ पर मेरे पास H प्लस कितने हैं 16 है, ठीक है ना, तो मेरे पास A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, मुझसे पूछा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी जब 1.5 नॉर्मल मेरे पास H2O2 सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है मेरे पास 1.5 नॉर्मल। अब मुझसे पूछा है क्या, मुझसे पूछा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है ना, ये मुझसे पूछा है। अब बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर मेरे पास नॉर्मलिटी दे रखी है तो वो हो जाता है मेरे पास 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है, एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों वो कौन सा होता है, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है 11.2 इंटू मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है, एक फॉर्मूला बच्चों मेरे पास ये आता है निकल के, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है मेरे पास नॉर्मलिटी, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाऊंगा, नॉर्मलिटी वाला, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की कितनी आ जाएगी बच्चों, सॉल्यूशन की वो आ जाएगी मेरे पास इक्वल्स टू 5.6 इंटू कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब जब इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सॉल्व करो बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा बच्चों इसका आंसर 8.4, कितना आएगा 8.4 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अपने इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकें। तो बच्चों आप अपनी तैयारी इसी तरीके अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।